हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म, जिसको इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप रिएक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको टॉटोमेरिज्म का मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ये डिस्कस करेंगे कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल एग्जिबिट करने लग जाए तो वो टॉटोमेरिज्म के फिनोमिना को एग्जिबिट करने लग जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है दोस्तों आपको समझाने की। ठीक है, तो आप बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गोल्स है, आज हम ये समझेंगे कि टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना क्या होता है। अगर किसी कंपाउंड को टॉटोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट करना है तो उसको किन क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म। साथ में अपन देखेंगे नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्जिम और इमीन इनामिन टॉटोमेरिज्म के ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट में हम 1,5 सिस्टम को भी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये तो हम सभी को पता होगा कि एक सेम कंपाउंड के अंदर अगर आप प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कराओ तो आपके टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन के तैयार होते हैं। टॉटोमेरिज्म को अपन क्रिप्टोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं और टॉटोमेरिज्म को प्रोटोट्रॉपी भी कहा जाता है। यानी कि इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, क्रिप्टोट्रॉपिज्म और प्रोटोट्रॉपी हमारे टॉटोमेरिज्म के ही अलग नाम हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, व्हाट इज़ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में एक सिंगल केमिकल कंपाउंड जो है अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर के साथ में डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर में कैसे बदलता है। ये बदलता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे ये समझेंगे कि ये पूरा फिनोमेना क्या होता है। मैं अभी अब आपको ऊपर ऊपर से सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो देखो, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में। इट इज़ अ फिनोमेना वेयर अ सिंगल केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट इनटू इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर that are in dynamic equilibrium with each other, usually through the shift of hydrogen atom and double bond. ठीक है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म एक दूसरे में कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं और इनके जो कन्वर्ट होने का जो रेट है ना, वो रेट सेम होता है ताकि इन दोनों का जो हमारा कंटेंट रेशियो है वो सेम रह सके। ठीक है ना, और ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर क्यों हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर ये दोनों इसलिए हैं बिकॉज इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो बिल्कुल सेम है। समझ में आया आपको। अब आप देखो कि कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म क्या है। ठीक है, वैसे तो कई डिफरेंट टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं, उनके फिनोमिना मेरा मतलब उनके जो क्राइटेरियाज है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोजो ऑक्सिम और इमीन इनामीन, इन सब के लिए दोस्तों कंडीशन सेम ही है। और कंडीशन ये है कि हमारा जो अल्फा कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और इसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि अल्फा कार्बन जो है उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए एंड इट शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू इट। ठीक है, यानी कि अल्फा कार्बन के साथ एटलीस्ट एक मतलब हाइड्रोजन एटम तो होना ही चाहिए। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको अल्फा हाइड्रोजन के नाम से हम जानते हैं। अब देख लो, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना के लाया हूँ। जैसे देखो, ये एक कीटोन है। ठीक है दोस्तों, तो इस कीटोन में जो हमारे अल्फा कार्बन है वो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। ठीक है, बिकॉज ये जो मिडिल वाला कार्बन है ना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन का कार्बन है। ये असल में कार्बोनिल कार्बन है और इससे डायरेक्टली जुड़े हुए जो हमारे बाकी के कार्बन एटम्स हैं वही हमारे अल्फा कार्बन कहलाते हैं। और इस अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है ना भाई, ठीक है, जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है उन्हीं को ही अपन अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे अपने पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। होने कितने चाहिए, बस एक अल्फा हाइड्रोजन अगर हुआ तो काम बन जाएगा। और देखो, हमारा ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो हमारा ये जो अल्फा कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है और इसके पास हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। तो हाँ, अगर ये हमको कंपाउंड मिला तो ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करेगा। जैसे देखो, ये हमारे पास अब एक दूसरा कंपाउंड है। क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? एग्जिबिट करेगा दोस्तों। क्यों करेगा? जैसे कि देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन कौन है इस कंपाउंड में। ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन और ये रहा अल्फा कार्बन। कैसे? बिकॉज देखो, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, इससे एडजेसेंट जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा और दूसरा ये रहा।
तो ये हमारे पास 2 अल्फा कार्बन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ये भी हमारे कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। और इससे डायरेक्टली जुड़े हुए जो हमारे मतलब कार्बन एटम्स हैं ये दोनों ही अल्फा कार्बन है। और जितने भी यहाँ पे अल्फा कार्बन है सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज ये लोग 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। और इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी है दोस्तों। अब देखो जैसे ये कंपाउंड है, क्या ये टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? करेगा। क्यों? बिकॉज देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो ये भी हमारा अल्फा कार्बन हुआ। और आप देख सकते हो ये 2 बॉन्ड तो इसने मिथाइल के साथ बना रखा है, एक बॉन्ड इसने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बनाया है, तो इसने यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और चौथा ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना रहा होगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये भी हमारा जो है टोटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करेगा। इस वाले को देखो, क्या ये एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप मुझे सोच के बताना। चलो मैं बता देता हूँ। बिकॉज ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ये हमारा जो जुड़ा हुआ इससे डायरेक्ट मतलब कार्बन हो गया ये वाला, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। और ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज भी हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस बार, क्योंकि ये देखो ये वाला कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रखा है इसने, और एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ बना हुआ है। सेम फिनोमिना इसके साथ भी हो रहा है, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा टोटोमेरिज्म का फिनोमिना एग्जिबिट नहीं करेगा। क्या ये वाला करेगा? कर देगा, बिकॉज इसके पास अल्फा कार्बन भी है, ठीक है, और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज भी है, और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी मौजूद है। क्या ये वाला करेगा? हमारा क्या बोलते हैं टोटोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसमें अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये है अल्फा कार्बन, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया था, असल में ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये कंपाउंड जो है टोटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। क्या ये एग्जिबिट करेगा टोटोमेरिज्म का फिनोमेना? करेगा। क्यों? बिकॉज देखो इस साइड से तो ये नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो अल्फा कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मगर ये जो हमारा अल्फा कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और इसके पास अल्फा कार्बन भी मौजूद है। और ये देखो इसको स्टार मार्क कर लेना, इसका नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो पैराबेंजोक्विनोन हमारा टोटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आपको ही पता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे अल्फा कार्बन्स है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों के दोनों, और सेम कंडीशन इनके साथ भी है, ये दोनों भी अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो पैराबेंजोक्विनोन है ये हमारा टोटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करता, इसका स्पेशली ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब देखो चलते हैं अपन अपने इनॉल कीटो टोटोमेरिज्म पे, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनॉल कीटो टोटोमेरिज्म में यार हो क्या रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखो समझाऊंगा सारी चीज़ मैं अच्छे से, लेकिन मैं जिस सीक्वेंस में समझा रहा हूँ उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास ये जो कीटोन है, एसीटोन ले रखा है मैंने, ठीक है, ये जो एसीटोन है ये हमारा इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो कीटो फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे आप देखोगे ये जो ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसको नीचे मैंने ओपन करके अच्छे से बना लिया है। अच्छा चलो पहले ये चीज़ देखो, क्या इसमें टोटोमेरिज्म का फिनोमेना एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्बोनिल कार्बन, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए ये जो कार्बन है ये हमारे अल्फा कार्बन हुए, और ये जो अल्फा कार्बन है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज भी हुए। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि अल्फा कार्बन अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन इनके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, तो इनके पास में असल में अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो दोनों के दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए, तो इसलिए ये टोटोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा। अब देखो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लिया। अब सारा खेल इसी का है, आपको अब करना है नंबरिंग। देखो नंबरिंग करना सिखाता हूँ मैं। ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, इसको यार नंबर 1 दो। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसको नंबर 2 दो। अब क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है ना ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, तो अपन चाहे तो इसको खेल में ले सकते हैं या फिर इसको भी खेल में ले सकते हैं, किसी को भी ले लो रिजल्ट सेम आएगा। मैंने इस वाले को लिया है, तो देखो मैं क्या करूँगा, तो मैं 3rd नंबर इसको दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे कराना है प्रोटॉन का ट्रांसफर। कैसे कराऊंगा देखो, 3 से H1 पर और 1-2 का डबल बॉन्ड 2-3 पर। ध्यान से सुनना, यही है हमारा पूरा का पूरा टोटोमेरिज्म। 3 से H1 पे और 1-2 का डबल बॉन्ड 2-3 पे, यानी कि ये जो H है, ठीक है,
इसको 1 पे लेके जाऊंगा और ये जो 1 2 का डबल बॉन्ड है इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। एक और बार देखो, 3 से H1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड जो है वो 2 3 पर। पूरा टॉटोमेरिज्म का खेल हमारा इसमें हो जाएगा, हमारा कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो 3 से H1 पे 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर। एक और बार बता देता हूँ, 3 से H1 पर और 1 2 का जो डबल बॉन्ड है उसको 2 3 के बीच में शिफ्ट करना है। यानी कि क्या होगा, ध्यान से देखना दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड लगाना, कार्बन के साथ OH जुड़ा है और ये जो 1 2 का डबल बॉन्ड था ये 2 3 पे अब शिफ्ट हो गया है। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये हमारा हाइड्रोजन तो यहाँ पे जा ही चुका है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया? 3 से H1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर। देखो बॉन्ड लाइन डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, इसके माध्यम से एक और बार मैं बता देता हूँ। ये था हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये था मेरा अल्फा कार्बन, ये था मेरा अल्फा कार्बन। सिमेट्रिकल केस है तो किसी को भी हमने खेल में ले लिया। ठीक है, हमने इसको लिया था। ठीक है, तो इसके मैंने एक हाइड्रोजन को अलग से बना लिया। ठीक है, नंबरिंग कर दिया मैंने 1 2 और 3। 3 से H को 1 पे लेके गया और ये जो 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड था इसको 2 3 के बीच में शिफ्ट किया। जैसे ही मैंने ये कारनामा करा तो मेरा जो कीटो फॉर्म था, ठीक है, उससे मुझे इनॉल फॉर्म मिल गया और ये कुछ ऐसा दिख रहा था। समझ में आया? 3 से H1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर। ठीक है, तो जितने भी टाइप के मैंने आपको टॉटोमेरिज्म बताया ना, इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्सीन, इमीन इनामीन, इन सब में हम लोग बस यही चीज़ को करने वाले हैं कि 3 से H1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर। ठीक है, यही पूरा सार है इस चीज़ का। ठीक है, अब ये देखो अपने पास ये है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये कीटोन है, अपन ने इसको इनॉल बना दिया। ठीक है, तो ये हमने टॉटोमेरिज्म करा है। अब देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करता है या नहीं करता, वो चेक करना है। ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन रहा, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए जो हमारे कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाते हैं। अब देखो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये sp3 हाइब्रिडाइज है बिकॉज ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल केस है, इसको ले लो या इसको ले लो, बात बराबर है। तो मैंने मान लो इसको लिया। ठीक है, अब देखो खेल क्या कराया अपन ने, इसके हाइड्रोजन को अलग अलग बना लो, ये और ये, नंबरिंग कर दो भाई, 1 2 3। ठीक है, 3 से H1 पे ये देखो ये जो 3 था, ठीक है, इसका एक H पकड़ के मैं ले गया 1 पे और इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड था मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मुझे मतलब आंसर में क्या मिला, OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ऐसा ही मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। ज़रा ध्यान से देखो इस चीज़ को, है ना कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, बस सही से आपको समझना पड़ेगा तो काम हो जाएगा। अब देख लो मैंने यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने पास इनॉल कीटो टोटो से क्या बन रहा है, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म अपन बना रहे हैं। ठीक है, अब कीटो फॉर्म जो अपना है ना वो मेजर प्रोडक्ट होता है और इनॉल फॉर्म अपना माइनर प्रोडक्ट होता है। वो देखो कैसे, जैसे मान लो कंटेनर में अपने पास कीटो फॉर्म भी है, इनॉल फॉर्म भी है। ठीक है, और यार दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जो कीटो फॉर्म का जो कंटेंट होता है ये 99% कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है और इनॉल फॉर्म जो है वो 1% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए अपना ये माइनर होता है और कीटो फॉर्म अपना मेजर होता है दोस्तों। अब देख लो मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म से एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ये था अपना कीटोन, कीटो फॉर्म, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा था अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर इनॉल के साथ थ्रू द फिनोमिना ऑफ टॉटोमेरिज्म। उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट हो रहा था और साथ में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था, तो ये अपना कारनामा हो रहा था। ठीक है, तो ये अपना था इनॉल। अब इस इनॉल में एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, ये जो बॉन्ड है अपना, ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जिससे क्या होता है, ये हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये अपना एसिडिक बन जाता है बिकॉज ये H पॉजिटिव के फॉर्म में इजीली निकल सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है, तो अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इनोलेट। इसको अपन क्या कहते हैं, इनोलेट। देखो ये था अपना कीटो फॉर्म, ये था अपना इनॉल, इनॉल में से H पॉजिटिव आयन मैंने निकाल दिया, क्या बन गया, ये इनोलेट बन गया। समझ में आ गई बात? अब देखो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें
तो अपना जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अब इनॉल बोल दो या इनोलेट बोल दो, बात एक ही है, बस एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ठीक है ना दोस्तों। तो स्टेबिलिटी में आप ध्यान रख लेना कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, और स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है उसका रिवर्स ऑर्डर एनर्जी का होता है, यानी कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इनॉल फॉर्म की, और कम किसकी होगी, कीटो फॉर्म की। देखो कहीं अगर रिएक्शन में आपका इनॉल बन रहा है ना, तो उस इनॉल को कीटो फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो। जैसे कि मान लो एक्स की किसी से रिएक्शन हुई, वाई बन गया, अब वाई की किसी से रिएक्शन हुई, इनॉल बन रहा है अपना, तो इस इनॉल को कीटो फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे, बिकॉज कीटो फॉर्म इज द स्टेबल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने पास ये है एक कीटोन और ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन में देखो मैं अगर नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 और ये मेरा 3 मान लो, बिकॉज ये अपना अल्फा कार्बन है और ये भी अपना अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इस कार्बन के हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाया तो मेरे पास में मतलब ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है, और अगर मैंने इस कार्बन के हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में आपने स्ट्रक्चर तो बना लिए, ठीक है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। देखो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में मैंने इनको यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया। अब मैं इनकी स्टेबिलिटी को चेक करूंगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब मैं स्टेबिलिटी को देखूंगा कैसे, तो यहाँ पे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करूंगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मुझसे क्या कहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन मुझसे ये कहता है कि जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से जिसके पास भी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा और वही मेरा मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। तो देखो पहले मुझे इसमें चेक करना है कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आप 2 कार्बन देख लो, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा ना वो मेरा अल्फा कार्बन होने वाला है। तो ये रहा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन ने 2 बॉन्ड बाकी 2 कार्बन्स के साथ बना रखे हैं, और इसका मतलब ये है कि इसके बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने होंगे, और अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है ना वही हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। और बी वाले में देखो ये हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आपके डबल बॉन्ड बने हैं। तो इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन एटम होगा ये वाला और ये वाला, ये हमारे अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो इसके पूरे मॉलिक्यूल के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बी में ज़्यादा है तो बी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा और बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि बी हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो अब सवाल ये उठता है कि मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट ही क्यों इस्तेमाल करा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना ही क्यों इस्तेमाल करा। देखो ये दोनों ना अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बतानी होती है ना तो आप जो इफेक्ट्स पढ़ते हो, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इनके हेल्प से आप स्टेबिलिटी बताते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और इनको ना एक मतलब आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है कि कौन डोमिनेट करता है। तो डोमिनेशन का जो फिनोमिना है वो बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर आपका रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। मान लो आपके पास A B C D है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये 4 मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपको बताना है, मतलब 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपको बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप देखते हो बैक बॉन्डिंग से, अगर इन तीनों में से किसी के पास, मान लो C के पास में अगर बैक बॉन्डिंग आ जाती है तो C विल बी द मोर स्टेबल वन, ठीक है। और फिर आप देखते हो एरोमेटिसिटी से। एरोमेटिसिटी में भी यार 3 चीज़ आती है, ठीक है। एक आता है आपका एरोमेटिक, एक आता है आपका नॉन एरोमेटिक, एक आता है आपका एंटी एरोमेटिक, जिसमें एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉन एरोमेटिक की, और लीस्ट स्टेबल आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आता है, ठीक है। जब आपका बैक बॉन्डिंग काम नहीं कर रहा तो आप देखते हो कि यार चलो एरोमेटिसिटी से सोचते हैं, अगर ये सब के सब एक ही कैटेगरी के निकल जाए, मान लो सब नॉन एरोमेटिक हो गए या फिर एंटी एरोमेटिक हो गए या फिर एरोमेटिक हो गए, ठीक है, तो आपका ये एरोमेटिसिटी वाला भी फेल हो गया, बिकॉज एवरीवन इज लाइंग इन द सेम कैटेगरी। तो उसके हिसाब से आप एरोमेटिसिटी को भी काम में नहीं ले सकते,
फिर आप लोगे रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट को काम में। आप चेक करोगे कि रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है। और अगर रेजोनेंस है, क्या वो सेम टाइप का रेजोनेंस है, ठीक है। तो इन क्राइटेरियाज को आप ध्यान में रखोगे। अगर ये तीनों ही फेल हो गए मान लो, फिर आप हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करोगे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, देन यू विल गो टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस केस में अपने साथ क्या हुआ है देखो, इन दोनों की केस में बैक बॉन्डिंग तो भाई काम आ नहीं रही है, ठीक है। और अगर एरोमेटिसिटी से सोचे तो ये दोनों ही सेम कैटेगरी में आते हैं, दे बोथ आर नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी से भी नहीं सोच सकते। मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस से सोचे तो बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन मौजूद है दोनों ही केस में, ठीक है। कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर, सिंगल, डबल, और दोनों ही केस में देखो सेम है कॉन्जुगेशन, लोन पेयर, सिंगल, डबल। तो यहाँ पे अपन जो है ना रेजोनेंस से भी नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ही जाना पड़ा, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जब अपन जाते हैं तब अपन को क्लियर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि इसमें अपने पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स थे और इसमें अपने पास 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना इस्तेमाल किया है। अब देखो, कई बार आपको ना ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स द अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन। इसमें जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है। अब ये कैसे हो रहा है, जरा इस चीज़ को समझो। ये देखो, ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा कार्बन हो गया और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है इसी की बात हो रही है अभी। इसमें ऐसा कहा गया है और ये कहना सही भी है कि ये जो मेरे अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ से देख के समझ में नहीं आ रहा, अरे यार कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो सोचना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिडिक है, क्यों है, बिकॉज भाई ये जो मेरा मॉलिक्यूल है ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करेगा। अब ये टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करके ये हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, इन और ये ऑल भी है, इसलिए ये इनॉल कहते हैं इसको। ये बताना भूल गया था तो यहाँ पे बता दिया। देखो बात सुनो, ठीक है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया कि ये उठ के यहाँ चला गया, जिससे हुआ क्या, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से है और यहाँ पे इसका जो भी है स्ट्रक्चर ऐसा। अब देखो, अब ये जो हाइड्रोजन है हमारा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखने लग जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर पार्शियल रखने लग जाएगा। अब ये होगा यहाँ पे ऐसा कि ये इजीली मेरा H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये जो हाइड्रोजन है ना कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये एसिडिक हो जाता है। इस चीज़ को इस तरह से आप ध्यान रखना, ठीक है। कई बार मेरे को भी सोचने में आया था एक बार ऐसा, अरे यार ये तो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये एसिडिक कैसे हो जाएगा। फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो पाया कि यार टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये मेरा एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म करके ये इनॉल बन गया, ठीक है। कैसे हुआ जरा देखो ये काम। ये मेरा अल्फा कार्बन था, ठीक है, ये वाला, इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। तो ये 3 से H1 पे लेके गया और 1-2 का जो डबल बॉन्ड था 2-3 पे ले आया, तो मेरे पास क्या बन गया, मेरा इनॉल बन के तैयार हो गया मेरा, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड से इनॉल बन गया। और यहाँ पे भी मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था ये एसिडिक इन नेचर था। क्यों, बिकॉज इनॉल में तो ये ऑक्सीजन जाके मतलब हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ ही तो बॉन्ड बनाया है। अब देखो यहाँ पे ना नोट के फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है और वो क्या है, देखो इसको समझते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर सेम इन ऑल द टोटोमेरिक फॉर्म। यानी कि देखो यहाँ पे जो अपने पास कीटो फॉर्म था इसका टोटोमेराइजेशन कराया, इसका इनॉल बना लिया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स सेम होंगे। दोनों ही केस में आपको 9 सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही केस में आपको जो पाई बॉन्ड के नंबर है वो सेम देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही केस में एक एक पाई बॉन्ड है और दोनों ही केस में जो आपको लोन पेयर्स देखने के लिए मिलेंगे वो भी सेम मिलेंगे। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का टोटोमराइज फॉर्म बनाते हो तो उन 2 स्ट्रक्चर में द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विल बी सेम, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विल बी सेम एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल ऑल्सो बी द सेम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो, अब अपन बढ़ते हैं नाइट्रो ऐसी नाइट्रो की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले समझो यार क्या हो रहा है। ये नाइट्रो था, नाइट्रो से ऐसी नाइट्रो बन गया टोटोमराइज होके, ठीक है। अब ये जो ऊपर नाइट्रो लिखा है ना, इसको थोड़ा खोल के अच्छे से एक्सपैंड करके मैं लिख लेता हूँ। देखो, नाइट्रो था,
ऐसे लिख लेता हूँ CH3, ये अपना अल्फा कार्बन है, तो इसके एक हाइड्रोजन को मैंने अलग से दिखा दिया। अब ये मेरा है NO2, ठीक है। अब इस NO2 को कैसे लिखूंगा, देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, बिकॉज ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में क्या आता है, 2s आता है, 2p आता है, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, तो मतलब 1 2 3 4 वैलेंस ऑर्बिटल, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो उसमें से 3 बॉन्ड आपके वो कोवेलेंट बनाता है, और जो चौथा बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड रहता है, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत क्या है दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही वक्त पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होते हैं, तो इसलिए इसको एरो के फॉर्म से भी दिखा सकते हो, और ठीक है, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। तो नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं शेयर होने, तो इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो। अब आप देखो, अब इसकी ना आप नंबरिंग कर लो, ठीक है। ये हमारा NO2 है, इसे हमने फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करा है, तो हमारा अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला। तो देखो नंबरिंग कैसे होगी, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया नंबर, इसको 3 दिया। अब क्या करना है, 3 से H को 1 पे लेके आना है, और 1 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको 2 3 के बीच में लेके आना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो ऐसा हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, OH और O नेगेटिव, ठीक है। तो नाइट्रो से अपन ऐसी नाइट्रो की तरफ जा चुके हैं, और नाइट्रो में जितने सिंगल बॉन्ड होंगे, मेरा मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, उतने ही सिग्मा बॉन्ड ऐसी नाइट्रो में होंगे, उतने ही पाई बॉन्ड, मतलब दोनों में ही सेम पाई बॉन्ड होंगे, और दोनों में जो नंबर ऑफ लोन पेयर रहेंगे वो भी सेम रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका नाइट्रो ऐसी नाइट्रो। अब देखो नाइट्रोसो ऑक्सिन क्या हो रहा है उसको पहले समझो। ये जो नाइट्रोसो फॉर्म है अपना, ये टॉटोमराइज होके ऑक्सिन बन रहा है, ठीक है। कैसे बना देख लो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। नंबरिंग कर लो, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, इसको नंबर 3 दे दो। अब क्या करो, 3 से H 1 पे लेके आओ, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में शिफ्ट कर दो, तो आपको नाइट्रोसो से क्या मिल जाएगा, ऑक्सिन मिल जाएगा। और दोस्तों इन दोनों में भी जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो सेम होंगे, जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो भी सेम होंगे, और जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे वो भी आपके सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका नाइट्रोसो ऑक्सिन। अब देखते हैं इमीन इनामीन, इमीन इनामीन। तो देखो ये था इमीन, और टॉटोमराइज होकर के क्या बन गया, इनामीन बन गया, ठीक है। कैसे बना देख लो दोस्तों, ये जो है ना, ये CH और NH ये अपना होता है इमीन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा कार्बन है वो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये पूरे को आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, बिकॉज ये आपका होता है क्या, इमीन। एक और बार बता रहा हूँ मैं, ये होता है आपका इमीन, ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है। और देख लो ये अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा जो फिनोमिना है टॉटोमेरिज्म का, उसका जो मतलब उसका जो क्राइटेरिया है उसको भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नंबरिंग कर दो अच्छे से। नंबरिंग कैसे करोगे, देखो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको 3 दे दो, ठीक है। अब क्या करो, 3 से H 1 पे लेके जाओ, और 1 2 का डबल बॉन्ड जो है 2 3 के बीच में शिफ्ट कर दो, तो आपका इमीन जो है वो आपका इनमाइन बन जाएगा, इनामीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इन भी है और अमाइन भी है, तो इनामीन बनता है इससे। और इन दोनों केस में आपको पता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम होंगे, और द नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल ऑल्सो बी द सेम, ठीक है। तो ये आपका इमीन इनामीन भी समाप्त होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो 1,5 सिस्टम की बात कर लेते हैं। 1,5 सिस्टम क्या है, इसकी बात अपन करेंगे इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म में। देख लो अगर आपका 1,3 सिस्टम फेल हो गया तब आपको 1,5 सिस्टम काम में लेना है, ठीक है। जैसे कि देखो अपने पास में ये स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से समझेंगे, ये एक कीटोन है, ठीक है ना। इसकी नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, जैसे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब देखो यहाँ पे 2 रास्ते थे, यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, ठीक है। दोनों ही सेम थे, तो मैंने प्रेफर करा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी जा सकते हो। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये वाला जो अपना कार्बन है ना, ये अपना अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अपना अल्फा कार्बन है। लेकिन ये अल्फा कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये भैया sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर यहाँ से मैं 2 कदम आगे बढ़ूँ, यहाँ पे आ जाऊँ अगर,
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं और ये जो मेरा कार्बन है ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ से उठा के इस ऑक्सीजन के ऊपर लेके आ जाऊँ तो यार मेरा काम हो सकता है। कैसे होगा देखो, ये 5 से H1 पे लेके आऊँ, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दूँ, फिर 3 4 का डबल बॉन्ड 4 5 के बीच में ले आऊँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझने में शायद दिक्कत हो रही हो, एक और बार बता देता हूँ। 1-5 सिस्टम को कब काम में लोगे, जब आपका 1-3 सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, 1-3 सिस्टम कैसे फेल होना चाहिए ज़रा देखो, ये इस कंपाउंड में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये मेरा अल्फा कार्बन था, ठीक है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज था 1 2 3। ठीक है, इसलिए 1-3 सिस्टम मेरा फेल हो गया। 2 कदम आगे चला 4 5। ठीक है, ये वाला कार्बन मुझे sp3 दिखा। ठीक है, और इसके साथ मेरे पास हाइड्रोजन भी थे 2 मौजूद, है ना। तो मैंने 1-5 सिस्टम तो यहाँ पे हमारा काम कर जाएगा। कैसे करेगा, 5 से H को लेके जाऊँगा 1 पे, 1 2 का जो डबल बॉन्ड है 2 3 के बीच में शिफ्ट कर दूंगा और 3 4 का डबल बॉन्ड 4 5 के बीच में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये दूसरी पोजीशन खाली है मेरी, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए मेरे को कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, मेरा फाइनल स्ट्रक्चर मेरा फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। OH ऐसा ऐसा ऐसा। क्या हुआ, H को यहाँ पे लेके गया, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में ले आया। अब जब इस डबल बॉन्ड को यहाँ लाया, इसके एडजेसेंट में एक और डबल बॉन्ड मौजूद था, इसलिए यहाँ इसको शिफ्ट कराना पड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, इसको यहाँ शिफ्ट करा दिया और इसके पास में कोई डबल बॉन्ड तो था नहीं, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे रह गया और मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो किसी कंपाउंड में 1-3 सिस्टम फेल हो गया, 1-5 सिस्टम की तरफ गए, 1-5 सिस्टम भी फेल हो गया। अगर कंपाउंड बहुत लंबा है, ठीक है, तो उसमें 1-7 सिस्टम भी होगा, तो 1-7 सिस्टम को काम में ले लेना, उसके साथ ये हरकत कर लेना, तो आपको अपना टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मान लो कंपाउंड कुछ ज़्यादा ही लंबा है, उसमें 1-9 सिस्टम भी है और मान लो 1-7 सिस्टम भी फेल कर रहा है, तो 1-9 सिस्टम के साथ चले जाना, उसके साथ ये कारनामा कर लेना, आपको टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखो एक और एग्जांपल है, इसको थोड़ा खोल के लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्सपेंड करके लिख लूँ ज़रा। ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, CH ऐसा। ठीक है, ये मेरा कार्बोनिल कार्बन, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये मेरा अल्फा कार्बन है। लेकिन यार यहाँ पे बात बन नहीं पाएगी बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो नंबरिंग कर दूँ यार, 1 2 3। 1-3 सिस्टम फेल हो गया बिकॉज मेरा अल्फा कार्बन जो 3rd नंबर पे आ रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कंपाउंड लंबा है तो इसलिए मैं आगे भी देख रहा हूँ, मैं 5 तक जा रहा हूँ। ठीक है, 2 कदम आगे बढ़ा, मेरे को 5 मिल गया। ठीक है, ये मेरा क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच हुआ मिल गया मेरे को। अब मैं करूँगा मतलब कारनामा, 5 से H को 1 पे लेके जाऊँगा, 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे लेके आऊँगा, एडजेसेंट पे भैया डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे शिफ्ट करा दूँगा। मेरा फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH H OH। ठीक है, अब एक चीज़ चेक कर लो, ये वाला जो कार्बन है ये भी आपके 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4। ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमारा ये जो एल्डिहाइड था इसने भी इनॉल बना लिया और इसी के साथ हमारा ख़त्म हुआ टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो टॉटोमेरिज्म का। हमने बिल्कुल ही बेसिक डिस्कशन करा है, कुछ भी हमने इतनी हार्ड चीज़ें नहीं पढ़ी है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब आप बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और मैं फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊं इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।